नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। और आज की जो क्लास है वो गैसीय अवस्था की अपनी जो यूनिट है उसकी लास्ट क्लास है। लास्ट टॉपिक गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसके बाद ये चैप्टर, ये यूनिट खत्म हो जाएगी। बात क्लियर? तो गैसों का अणुगति सिद्धांत या फिर सेम वही चीज जो आप समझते हो KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वही बात है। ठीक है, गैसों का अणुगति सिद्धांत। अब इस गैसों का अणुगति सिद्धांत होता क्या है? तो इस सिद्धांत में कुछ अवधारणाएं दी गई है जिसके बारे में, गैस के बारे में बात की गई है कि भाई गैस ऐसी है, मतलब गैस के बारे में क्या क्या चीजें है वो बताई गई है। मतलब एक कि ऐसा मानकर ये जो फॉर्मूला है वो आया है। ठीक है, वो है अवधारणा है। ठीक है, कि भाई गैस ऐसी होगी, गैस के कण गोलाकार होंगे या फिर गैस के कण जो भी होंगे उसमें ये चीजें होगी, ये नहीं होगी, ये सब मान के फिर एक डेरिवेशन किया गया है, फिर एक सूत्र निकाला गया है जिसको बोलते हैं अणुगति समीकरण। जिसको बोलते हैं अणुगति समीकरण। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि सारी ये जो भी अवधारणा है वो क्या है। तो सिंपल सी बात है, सारे पॉइंट मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगे और मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाता भी रहूंगा साथ। पहला पॉइंट है कि भाई जो भी गैस है, प्रत्येक गैस छोटे छोटे जो कण है उनसे मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे जो कण है उनसे मिलकर बनी है, जिन्हें बोलते हैं अणु। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि गैस का सबसे छोटा जो कण है वो क्या है? अणु है। कोई गैस है, ठीक है, ये गैस है, मान लो ये पूरे गैस, इसमें छोटे छोटे कण क्या है? इसके अंदर छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण, वो क्या है? गैस के अणु है, गैस के अणु, गैस के अणु, ये है गैस के अणु, गैस के अणु, और ये पूरी पूरी गैस है। तो आप गैस के जो अणु है उनको यदि एक एक करके मिला दो तो वो गैस बन जाएगी। समझ गए? ये सेम टू सेम चीज ही है। तो गैस के सबसे छोटा कण क्या है? इसमें गैस के अणु। अब आप माइंड में ये मत लाना कि सर सबसे छोटा कण तो क्या होता है? परमाणु। देखो सिंपल सी बात है भाई, अपने जो पानी है, ठीक है, पानी का जो एक अणु होता है वो क्या होता है? H2O होता है। H2O, हाँ। हालांकि जो H2O के पार्ट होते हैं इसमें H और O होते हैं, ठीक है, ये तीन पार्टों में टूटता है। लेकिन क्या आप H और O को मिला के पानी बना सकते हो? नहीं बना सकते। H और O को मिला के पानी नहीं बना सकते। लेकिन आप H2O के जो अणु है, मतलब बूंद बूंद, जैसे कि मान लो एक बूंद, एक बहुत छोटी सी बारीक सी बूंद है, ऐसी बूंद बूंद बहुत सारी मिलाओगे तो क्या पानी बन जाएगा? गैस बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही कहने का मतलब है कि जो गैस है, गैस का सबसे जो पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? सबसे जो छोटा कण है जिसको बोलते हैं अणु। गैस तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे जो कण है उन कणों से मिलकर बनी होती है जिनको बोलते हैं अणु। बात क्लियर? एक ही गैस के सभी अणु आकार तथा द्रव्यमान में समान होते हैं। यदि एक ही गैस की बात करें तो एक ही गैस के सभी अणु आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं। बात क्लियर? गैस के जो अणु है उनको गोलाकार तथा दृढ़ माना गया है। गैस के जो अणु है उनको एक तो गोलाकार माना गया और दृढ़ मतलब हार्ड। ठीक है, हाँ, वो वैसा माना, मतलब ऐसे मतलब कि मतलब सिंपली वो दृढ़ मतलब कि वो टूट नहीं जाए, मतलब ठीक है, और नेक्स्ट टूटे नहीं। गैस का कोई अणु है छोटा वाला, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, वो टूटना नहीं चाहिए, मतलब दृढ़ है। ठीक है, एक स्वतंत्र अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये कह रहे हैं कि भाई एक स्वतंत्र अणु है उसका जो आयतन है, ये माना पूरी गैस है, उसमें स्वतंत्र जो अणु है वो यहां पर है, तो इसका जो आयतन है वो इस पूरी गैस की तुलना में नगण्य होता है। समझ गए? यानी कि उसमें जो अणु है वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, मतलब बहुत, मतलब इस पूरे गैस के आयतन की तुलना में वो वाला आयतन नगण्य होता है। बात क्लियर? चलो
गैस के अणु सदैव तीव्र गति से हर संभव दिशा में, गैस के अणु सदैव तीव्र गति से, तेज गति से हर संभव दिशा में, इस साइड रूम में गैस है, गैस का एक अणु कोई भी आप ले लो, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, मतलब एकदम दीवार के टकरा के ऐसे ऐसे, मतलब उसकी गति होती रहेगी। ठीक है, तो गैस के अणु तीव्र गति से हर संभव दिशा में अनियमित गति करते हैं। अनियमित, कोई नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता कि भाई एक बार इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, रैंडमली इस साइड गया, वापस टकराया, फिर गया इधर, फिर उधर, हो सकता 2 बार गया इधर, मतलब रैंडमली पूरी तरीके से। ठीक है, अणु सीधी रेखा में गति करते हैं तथा इनकी दिशा दूसरे अणुओं अथवा पात्र की दीवारों पर टकराने से ही बदलती है। मेन पॉइंट 6 नंबर, अणु क्या करते हैं, सीधी रेखा में गति करते हैं। क्या करते हैं, सीधी रेखा में गति करते हैं, और इनकी डायरेक्शन या तो जो पात्र है, पात्र की दीवार से टकराए तो बदलेगी, या फिर जो दूसरे अणु है उसके अंदर उनसे टकराए तो बदलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पात्र है, पात्र के अंदर मान लिया बहुत सारे अणु है, तो ये मान लो ये अणु, अब इसकी गति ऐसे होगी, ये गया, यहां गया, यहां से इसने वापस टकराया, यहां पे टकरा लिया, मान लो यहां से टकरा के वापस यहां टकरा लिया, यहां टकरा के वापस यहां टकरा लिया। ठीक है, यहां टकरा के वापस मान लो इस साइड गया। ठीक है, फिर वो वापस इस साइड गया टकरा के। तो मतलब अब देखो, ये जो इनके टक्कर हो रही है, तो 2 टक्करों के बीच वो क्या कर रहा है, सीधी रेखा में कर रहा है गति, सीधी रेखा में। इसकी डायरेक्शन तभी बदल रही है जब या तो वो गैस का अणु इस पात्र की दीवार है उनसे उसकी टक्कर हो रही है, या फिर जो खुद जो दूसरा जो अणु है गैस के अंदर उससे टक्कर हो रही है, तभी उसकी दिशा बदलेगी, नहीं तो वो सीधी डायरेक्शन में गति करता रहेगा। जैसे कि यह देखो, सीधा गया, वापस टकराया, बदल की दिशा, सीधा गया, तो ऐसे। अब ये गति कैसी है, यादृच्छिक है, रैंडम है, ये रैंडम है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बस ऐसे जहां चाहो वहां टक्कर, और बिल्कुल लगातार ये चीजें होती रहती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7वां, अणु अणु या अणु पात्र टक्कर को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है, अर्थात टकराने से इनकी गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। अब इसमें गैसों के जो सिद्धांत है उसमें यह माना गया कि भाई जो अणु की जब दूसरे अणु से टक्कर होती है या फिर उस अणु की पात्र की दीवार से टक्कर होती है, तो जो टक्कर है उस टक्कर को प्रत्यास्थ माना गया है, यानी कि मतलब ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऊर्जा की हानि नहीं होती। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये मान लो ये पात्र की दीवार है, दूसरा कोई कण है, ठीक है, दूसरा कोई अणु है, वो आया, ठीक है, जिस गतिज ऊर्जा से आया या इससे टक्कर खाई, इससे टकरा के वापस इसी साइड में चला गया, और उसी गतिज ऊर्जा से, यानी कि उस ऊर्जा की हानि नहीं हुई, उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्करें प्रत्यास्थ होती है, अप्रत्यास्थ होती है। ठीक है, तो ये प्रत्यास्थ टक्कर होती है जिसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती। फिजिक्स में चैप्टर है, ठीक है, जहां पर पढ़ती होगी जो टक्कर का सिद्धांत वगैरह, उसमें प्रत्यास्थ टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर आपने पढ़ा होगा। तो प्रत्यास्थ टक्कर वो होता है ऐसी टक्कर जिसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती, यानी मतलब जो पहले ऊर्जा होती है टक्कर से पहले की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो टक्कर के पहले की जो ऊर्जा थी वो टक्कर खाया, तब मान लो कुछ चीज हुआ होगा, लेकिन वापस वो ऊर्जा रीगेन हो जाती है और उसी ऊर्जा से वो वापस आ जाता है, यानी कि ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। ऐसी टक्कर जहां ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। ठीक है, चलो, तो अर्थात टकराने से इनकी गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। गैस का दाब उसके अणुओं की पात्र की दीवारों से टक्करों के कारण उत्पन्न होता है। अब आपको पता है कि भाई किसी पात्र के अंदर गैस है, तो गैस क्या करती है, दाब डालती है। वो दाब आता कहां से है, वो दाब इन्हीं टक्करों से आता है। अब अभी तक तो हमने बात की थी भाई एक अणु कोई भी टकराया, अब ऐसे बहुत सारे अणु है वो साथ में टक्कर खाते हैं, फिर इस साइड फिर इस साइड इस साइड, तो वो गैस का जो दाब है ना, अपन बोलते हैं गैस दाब डालती है, वो दाब इसी कारण डालती है। ठीक है, टक्कर के दौरान लगने वाले अभिलंब बल के अलावा अन्य कोई बल उपस्थित नहीं होता। जब टक्कर लगेगी तो ओनली कौन सा बल लगेगा, अभिलंब बल, उसके अलावा अन्य कोई बल उपस्थित नहीं होता। अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट को नगण्य माना गया है। अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट को नगण्य माना गया। माना कि ये पात्र की दीवार है, इस पात्र की दीवार पे ये जो कण है, ये कण यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे आगे खाएगा टक्कर। ठीक है, ये यहाँ आके टक्कर करेगा ना,
टक्कर करेगा तो इनके मध्य क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया वो लगेगा अभिलंब। ठीक है, जब टक्कर होगी तो इनके मध्य क्रिया प्रतिक्रिया वाला कौन सा बल लगेगा, अभिलंब बल, बस यही एक बल लगेगा, ये अभिलंब बल। इसके अलावा कोई भी जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह mg वगैरह नहीं लगेगा, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए। तो टक्कर के दौरान लगने वाले अभिलंब बल के अलावा अन्य कोई बल उपस्थित नहीं होता है। अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है उसको नगण्य माना गया है। यादृच्छिक गति में अणुओं के औसत वेग का मान शून्य प्राप्त होता है, ये सबसे मेन बात है, इसको भी मैं समझाता हूं। यादृच्छिक गति में अणुओं के औसत वेग का मान शून्य प्राप्त होता है। देखो ये देखो पात्र है कोई, ठीक है। अब इस पात्र के अंदर आपका जो गैस का कण है, अणु, वो उसकी गति ऐसे होगी पूरी रैंडम, कोई फिक्स नहीं, पता नहीं, मतलब पूरी पूरी गति कैसे होगी, ऐसे होगी रैंडम। तो अब यदि इसका औसत वेग निकालने जाओ, औसत वेग की बात करता हूं, चाल की बात नहीं कर रहा हूं, वेग और चाल में फर्क होता है, औसत वेग और औसत चाल में फर्क होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वेग की बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी साथ में आ जाती है। ठीक है, हाँ, वेग क्या है सदिश है, चाल क्या है अदिश है। तो बात करेंगे ना, तो इसके यदि औसत वेग की बात करोगे, मान लो कि इसने यहां से स्टार्ट किया ए से, और मान लो ये यहां समाप्त किया बी पॉइंट तक, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका वेग देखोगे तो एक बार वेग इस साइड डायरेक्शन, फिर कभी इस साइड, फिर कभी इस साइड, तो कुल मिला के ये ऐसा हो जाएगा कि भाई जितने घटक एक्स साइड में, उतने को उतने जो इसके घटक है माइनस एक्स साइड में भी होंगे। ठीक है, माइनस एक्स वाली साइड में भी होंगे, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उतने को उतने घटक माइनस एक्स में भी होंगे। जितने घटक इसके वाई में मिलेंगे उतने को उतने घटक माइनस वाई में भी मिलेंगे, जितने घटक इसके माइनस जेड में मिलेंगे उतने को उतने जेड में मिलेंगे। ये क्या होंगे, आपस में इनके पॉजिटिव नेगेटिव घटक वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये जैसे कि y पॉजिटिव डायरेक्शन वाला y नेगेटिव डायरेक्शन वाला ये हो जाएगा कैंसिल, x पॉजिटिव x नेगेटिव ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आप औसत देखोगे ना, तो औसत वेग क्या आएगा, जीरो आएगा, औसत वेग जीरो आएगा, औसत चाल जीरो नहीं होगी, औसत वेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बात क्लियर? हाँ, तो यदि कोई कण, देखो फिजिक्स पढ़ी होगी अच्छे से, तो आपको पता होगा कि कोई कण यदि गति करता है तो उसका औसत वेग जीरो हो सकता है, औसत चाल तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। बस अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ दूरी तय की है तो कभी भी उसकी औसत चाल जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, जैसे औसत वेग तो जीरो हो सकता है, जैसे कि मान लो आप कहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए और वापिस इसी बात पर ऐसे आ गए, तो आपका औसत वेग क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन चाल जीरो नहीं हुई। ठीक है, ये बात। तो यादृच्छिक गति में अणुओं के औसत वेग का मान शून्य प्राप्त होता है। टक्कर के दौरान लगा समय दो टक्करों के मध्य बीते स्वतंत्र समय की तुलना में नगण्य होता है। ये कह रहे हैं कि टक्कर के दौरान जो लगा समय है दो टक्करों के मध्य बीते स्वतंत्र समय की तुलना में नगण्य होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टक्कर हुई है, मान लो यहां से टक्कर होकर दिशा बदली, फिर यहाँ आया, या फिर मान लो यहाँ पे कोई टक्कर हुई होगी यहां से, तो जो टक्कर के दौरान समय, ये जो टक्कर जब टक्कर हुई ना उस पॉइंट पर, जो टक्कर के दौरान लगने वाला समय दो टक्करों के मध्य बीते स्वतंत्र समय की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। स्वतंत्र समय की तुलना में नगण्य, कहने का मतलब ये है कि भाई ये कण जब यहां से चलकर यहां आया तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि भाई ये लगी इसको मान लो 1 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और जो ये टक्कर जिस टक्कर हुई वो जो टक्कर का दौरान मतलब कितने पीरियड में वो लगी टक्कर, वो मान लिया 10 मिली सेकेंड या फिर 1 मिली सेकेंड, मतलब इस हिसाब से है, मतलब यानी कि 10 की घात -3 सेकेंड, 10 की घात -3 सेकेंड, यानी कि जो इस जो टक्कर के दौरान जो पथ तय होता है उस 1 सेकेंड की तुलना में जो टक्कर वाले पॉइंट पे जो समय लग रहा है
वो ये 1 सेकंड की तुलना में 1 मिली सेकंड बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये बात है, वो नगण्य माना गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि टक्कर के दौरान जो लगा समय वो दो टक्करों के मध्य बीते स्वतंत्र समय की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, दो टक्करों के बीच बीते औसत समय को औसत मुक्त समय तथा इस दौरान तय किए गए पथ को औसत मुक्त पथ कहते हैं। चलो ठीक है, जो समय दो टक्करों के बीच मतलब जो दूरी तय करता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अपन मुक्त समय, और वो टाइम मुक्त समय हो गया, और जितनी दूरी तय करेगी उसको बोलेंगे मुक्त पथ। ठीक है, फिर से बता देता हूँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। जैसे कि भाई ये मान लो ये कोई दो गैस के अणु है, अब जो तीसरा जो गैस का अणु है वो यहाँ आया, इससे टक्कर खाया, इससे चला गया, तो जो दो टक्करों के बीच का जो समय है ये हो गया t, और ये जो दूरी तय की वो l। बस ये होता है मुक्त समय और मुक्त पथ। ठीक है, चलो सबसे मेन बात, गैस के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, अतः अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नगण्य माना गया है, क्योंकि इस गैस के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। स्थितिज ऊर्जा वहां होती है जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ध्यान रखना, जैसे कि दो आवेश है, दो आवेश पास पास रखोगे तो वहां क्या स्थितिज ऊर्जा बनती है। ठीक है, या फिर उनके अंदर यदि प्रतिकर्षण हो तो भी स्थितिज ऊर्जा का केस बनता है। लेकिन जहां आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता वहां स्थितिज ऊर्जा का केस नहीं बनता है। ठीक है, तो गैस के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। गैस के अणुओं की ऊर्जा केवल और केवल गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जो अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो गैस की ऊर्जा है वो केवल और केवल गैस की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। स्थितिज ऊर्जा को नगण्य माना गया है, स्थितिज ऊर्जा को नगण्य माना गया। ठीक है, बात क्लियर। चलिए, तो ये हो गए सारे पॉइंट। अब अपन बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। डेरिवेशन क्या कह रहा है? डेरिवेशन ये कह रहा है कि भाई माना अपने को निकालना है गैस के कारण पात्र की दीवारों पर दाब। जो गैस के कारण है वो पात्र की दीवारों पर दाब क्या लगेगा, दाब का व्यंजक क्या होगा, उसको समझना है। सारे पॉइंट ध्यान से देखना। ये कोई अपने पास पात्र है, ठीक है, यानी घन है पूरा, ठीक है, जिसकी लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी l है। तो कोई भी जो अणु होता है, अणु की दीवार से टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन। आपको पता है संवेग क्या होता है, P = mv। जो संवेग होता है वो क्या होता है, P = mv। संवेग में जो परिवर्तन क्या होता है कि भाई कोई चीज आई, इससे vi वेग से आया, वो टकराया, वापिस टकरा के इस साइड गया vf वेग से। ठीक है, तो जो संवेग में जो परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है, संवेग होता है mv। mv होता है P = mv। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, m, क्योंकि भाई द्रव्यमान तो बदल नहीं रहा, ठीक है, वेग में बदलाव हो रहा है, v फाइनल - v इनिशियल। ये होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन होगा कब, जब वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि द्रव्यमान में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो जो वेग में परिवर्तन होगा, v फाइनल - v इनिशियल, वही होगा संवेग में परिवर्तन, यानी कि P = m, v फाइनल v इनिशियल। बस, तो वही बात ओपन ने की है। ठीक है, डेल्टा P संवेग में परिवर्तन, m = m कोष्टक v फाइनल - v इनिशियल, यानी कि v इनिशियल यानी कि किस वेग से आया और v फाइनल किस वेग से गया। ठीक, अब अपन बात कर रहे हैं अभी कि ये जो अपना जो पात्र है या फिर जो अपना कण है, ठीक है, गैस का, वो अपने गति कर रहा है अपने इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अपन ये मान के चल रहे हैं, पहले इस चीज को लेके अपन चल रहे हैं कि भाई ये गति किस साइड कर रहा है, एक्स दिशा में। बाकी इसकी गति तो सभी साइड होगी, एक्स वाई जेड, क्योंकि गैस का जो कण है वो हर संभव दिशा में गति करता है। ठीक है, तो ये अपन पहले मान के चलते हैं कि भाई एक्स दिशा में, और कोई भी एक कण, एक अणु, उसकी बात कर रहे हैं एक्स दिशा में, और मैंने लिखा x1, कोई भी एक अणु। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा m
अब देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल, अब देखो ये हुआ कैसे, ये तो हो गया m, जैसे कि मैंने एक गैस के अणु है उसके लिए लिखा तो इसके लिए एक आया, और x मतलब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं। अब देखो आपके v फाइनल क्या होगा, और यहाँ पर v इनिशियल जो है वो क्या, v इनिशियल यानी कि ये vx वेग से जाएगा, vx1 वेग से जाएगा, वो जाएगा इस साइड, और ये वापस किससे आएगा, इस साइड आएगा, यानी वापस उसका वेग क्या होता है, इसका उल्टा माइनस वी x1, इसका उल्टा वो हो जाएगा वेग। ठीक है, तो बस वही चीज वो अपन ने की, v फाइनल की जगह क्या लिख दिया, माइनस वी x1, माइनस v जो आई है उसकी जगह क्या लिख दिया, वी x1। ठीक है, बात क्लियर, ये चीज अपन ने यहां पर की है। ठीक है, ये यानी कि अपन ने v फाइनल को लिखा है और v x1, v जो है इनिशियल है उसको बोलेंगे v x1। अब जैसे कि ये इस साइड जाएगा ना तो किस वेग से जाएगा, ये इसकी टक्कर होगी, वो होगी v x1, और ठीक है, और ये वापिस इस टक्कर खा के वापिस जाएगा तो वो होगा माइनस वी x1, माइनस वी x1। बात क्लियर, समझ गए? तो v फाइनल माइनस वी आई, तो अब देखो v फाइनल की जगह मैंने लिख दिया माइनस वी x1 और इसकी जगह v x1 माइनस वी x1, तो ये हो जाएगा माइनस 2m v x1, माइनस 2m v x1। ये तो कैसा होता है, जैसे कि मैं अगर ये बोलूं मैं इस साइड 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं तो मेरी इस साइड वेग क्या होगा, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। समझ गए, डायरेक्शन बदल गई। अगर मान लो इस साइड आई है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस आई, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया अपने सदिश रूप में मान। ठीक है, सदिश रूप में जो मान है वो, अब इसका जो फिक्स, जैसे कि मतलब अपने को माइनस को साथ नहीं लेना है, इसका अब अपने को निकालना है आंगिक मान सिर्फ। ठीक है, ये तो अपने जो सदिश के हिसाब से लिखा तो ये आया कि 2mvx1। चलो तो अब जो इसका जो अपन मॉड करेंगे तो मॉड क्या हो जाएगा, 2mvx1, ये माइनस हट जाएगा 2mvx1। ठीक है, चलो यानी कि वेग का क्या लिया अपन ने, मापांक निकाला है। ठीक है, तो डेल्टा पी की क्या हो जाएगा, 2mvx1। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, संवेग में जो परिवर्तन है वो कितना हुआ, 2mvx1। अब देखिए मेन बात, दो टक्करों के मध्य समय, दो टक्करों के मध्य समय। ठीक है, दो टक्करों के मध्य समय मतलब 2l, यानी कि जो दो टक्कर हुई, ये देखो ये ठीक है, जो गैस का जो अणु है, जैसे कि ये मान लो दूरी l है। ठीक है, ये मान लो इससे टक्कर हुई और टक्कर खा के ये वापस आया, तो जो दूरी तय की वो कितनी तय की, l और l, वो कितनी तय होगी, 2l होगी। तो बस वही लिखा है। ठीक है, दो टक्करों के मध्य समय है, दूरी 2l बटा इसका जो वेग कितना है, vx1। वेग कितना है, vx1। अब देखो एक चीज होती है नेक्स्ट, fx1 यानी कि बल। बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि f इजिकल टू dp बाई dt। f इजिकल टू क्या होता है, dp बाय dt। f इजिकल टू dp बाय संवेग में परिवर्तन की दर। आपने पढ़ा होगा बल क्या होता है, बल की परिभाषा पढ़ी होगी, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ये भी पढ़ा होगा। तो संवेग क्या है, dp बटा dt, ये संवेग में परिवर्तन बटा समय से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो यहां से आ जाएगा fx1 बराबर डेल्टा p x1 बटा डेल्टा t। अब देखो आपने वो क्या लिखा, अपने को डेल्टा टी से भाग करना है इसमें, डेल्टा पी में, तो भाग किया तो 2 से 2 कैंसल, m v x1
एम वी x1 और ये x1 पहुंच जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा एम वी x1 का स्क्वायर बाय एल। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपने भाग किया है 2mv x1 अपन डेल्टा टी 2l अपन vx1, 2 से 2 कैंसिल, ये vx1 पहुंच गया ऊपर, तो m vx1 का स्क्वायर बटा l। ठीक है, बात क्लियर, m vx1 का स्क्वायर बटा l। ये तो अपन ने बात की थी सिर्फ एक अणु की। यदि मान लो इसके अंदर कितने अणु है, n अणु है, तो हो जाएगा f टोटल हो जाएगा n m vx1 का स्क्वायर बटा l। अब चीज आती है दाब की। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो यदि मैं n m vx1 स्क्वायर यानी कि f जो टोटल बल है उसमें क्षेत्रफल a से भाग दूं, तो ये क्या हो जाएगा n m vx1 का स्क्वायर, और ये l है ये, और गुणा में a हो जाएगा। अब आपको पता है लंबाई इंटू क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया v, और ये n इंटू जो m है उसको लिख दिया मैंने m, n इंटू m को लिख दिया मैंने m। ये देखो ऐसे था यहाँ की थ्योरी ये थी कि n m vx1 का स्क्वायर बटा l डॉट a। तो मैंने इसको तो क्या लिखा भाई, लंबाई इंटू क्षेत्रफल, ये तो हो गया आयतन v, और ये n क्या है, n अणु है, n अणु, और एक जो अणु है उसका द्रव्यमान कितना है, m है, स्मॉल m है, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान ये क्या, स्मॉल l m। तो गैस का जो कुल द्रव्यमान होगा टोटल, वो मैंने लिख दिया कैपिटल M की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा। तो दाब बराबर n गुणा m को मैंने लिख दिया कैपिटल M, यानी गैस का कुल द्रव्यमान, ये हो जाएगा गैस का कुल द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा vx1 का स्क्वायर। बात क्लियर। अब आपको पता है जो कुल द्रव्यमान m बट्टा v, ये कुल द्रव्यमान m है बट्टा v आयतन, यानी कुल द्रव्यमान बट्टा आयतन, वो होता है डेंसिटी, घनत्व। ये चीजें ध्यान रखना। देखो डेरिवेशन कैसे हो रहा है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रहा हूं। ठीक है, या फिर ये पीछे मैं लास्ट में बताऊंगा चीजें क्या मेन है, क्या आपको पता रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा डेंसिटी, घनत्व। अब देखो, चूंकि गैस के कण सभी संभव दिशाओं में क्या करते हैं, उनकी होती है गति। तो जिस कारण गैस सभी दिशाओं में समान दाब डालती है, अतः सभी दिशाओं का जो माध्य वेग होता है, सभी दिशाओं का जो माध्य वेग होता है वो होता है Vrms का स्क्वायर बाय 3। तीन डायरेक्शन अपन क्या करेंगे, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर बाय Vz का स्क्वायर बटा 3, जो वो होता है उस फॉर्म में होता है Vrms, उसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, तो Vrms का स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो अब देखो आपके Vx क्या हो जाएगा, देखो m बटा v को आपने लिख दिया d, m बटा v को आपने लिख दिया d, और जो Vx1 का स्क्वायर, इसकी जगह चूंकि ये अपन ने की है बात किसकी, एक अणु की। ये देखो ये लास्ट में जाके अपन ने ये Vx1 नहीं आएगा, इसको आप Vx कर दो, क्योंकि अपन ने फिर ये ले लेते ना गणु, अपन ने ले लिए थे n अणु ले लिए थे, तो पूरा यहाँ, लेकिन अपन ने ये सिर्फ Vx डायरेक्शन की बात की। ऐसी गति y में भी होगी, ऐसी गति z में भी होगी, तो उन सभी का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो अपन लिखेंगे, और इसीलिए अपन Vx स्क्वायर की जगह लिखेंगे Vrms का स्क्वायर बाय 3। ठीक है, और m बटा v की जगह d आ गया, तो अतः जो दाब का फॉर्मूला आया, दाब P बराबर d Vrms का स्क्वायर बाय 3, दाब P बराबर d, ये है सबसे, मैं तो कहता हूं पीछे वाला आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो ऐसे तो सब कुछ चीजें समझाई है, आपको समझ आ गया। इंपोर्टेंट चीज क्या है जो आपको पता रहनी चाहिए, जो आपके खोपड़ी में रहना चाहिए, जो भूलने नहीं हो, वो पता होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, दाब P इक्वल टू d Vrms का स्क्वायर बाय 3। बस यहां से आगे जो बताऊं वो आपको गारंटी समझ में आना चाहिए। बस यहां से जो आगे बताऊं वो आपको गारंटी समझ में आए। पीछे वाला भी डेरिवेशन कैसे हुआ सर जी, क्या नहीं। ठीक है, मान लो बहुत सारी चीजें हो सकता है आपकी फिजिक्स पहले की वीक हो, तो आपको ये संवेग वगैरह चीजें, ये मामले समझ में नहीं आएंगी। ठीक है,
लेकिन यहां से आगे आपको पता होना चाहिए। तो दाब P बराबर D VRMS का स्क्वायर बाय 3। VRMS होता है वर्ग मध्य मूल वेग। अब देखो यहां से आप देखोगे तो दाब P बराबर क्या हो गया, D VRMS का स्क्वायर बाय 3। तो यदि मैं इस VRMS का मान निकालूं तो वो क्या आएगा, दाब VRMS क्या आएगा भाई 3 इंटू पी बटा डी, और ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा। तो VRMS बराबर 3P बाई डी, यानी कि 3 इंटू दाब बटा घनत्व। खोपड़ी में बिठा लेना, VRMS बराबर रूट ऑफ 3 इंटू दाब बटा घनत्व। VRMS बराबर रूट ऑफ 3 इंटू दाब बटा घनत्व। ठीक है, ये बात खोपड़ी में बैठ गई। 3 इंटू दाब बटा घनत्व डेंसिटी। अब अपने पास आदर्श गैस समीकरण होती है PV इज इक्वल टू nRT। अब यहां से देखो तो P की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, nRT अपॉन V लिख सकते हैं। तो इस P की जगह मैंने क्या लिखा है, nRT अपॉन V लिख दिया। इस P की जगह nRT अपॉन V लिख दिया। अब देखो nRT अपॉन V लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या चीज हुई है, ठीक है, कि D और V यानी कि जो क्या है घनत्व इंटू आयतन है, तो इस घनत्व इंटू आयतन को मैंने लिख दिया वापस m। m क्या है, गैस का कुल द्रव्यमान। m क्या है, गैस का कुल द्रव्यमान। बात क्लियर। तो एक दूसरा फॉर्मूला अपने पास जो VRMS का आ रहा है वो आ रहा है 3nRT बाय m। 3nRT बाय m, ठीक है, 3nRT बाय m ये हो गया। चलो एक फॉर्मूला क्या है, सबसे मेन फॉर्मूला, ये तो आपको पता हो थोड़ा जी, सबसे मेन वाला ये है VRMS बराबर 3 इंटू दाब बटा घनत्व। सारी चीजें इसी से निकल के ये सारी आ रही है। मेन है, ये मत भूलना, ये भूल गए तो फिर ये आगे का निकाल नहीं पाओगे, हो सकता है अब भूल जाओ। वैसे तो इनको भी आपको याद ही रखना है, क्या करना है मैं सबको समझा दूंगा। तो 3 इंटू दाब बटा घनत्व रूट ऑफ 3 इंटू दाब बटा घनत्व, इससे निकाला तो ये आया 3nRT बाय m, गैस का कुल द्रव्यमान। अब देखो अगर अपन बात करें कि ये है गैस का कुल द्रव्यमान m, गैस का कुल द्रव्यमान m, और n क्या गैस के कुल मोल है, n क्या गैस के कुल मोल। तो गैस के कुल द्रव्यमान में गैस के कुल मोलों का भाग देंगे तो एक मोल का द्रव्यमान वो आ जाएगा। तो एक मोल का द्रव्यमान जिसको बोलेंगे अपन Ma, एक मोल का जो द्रव्यमान उसको बोलेंगे Ma। तो अपन क्या लिखेंगे, m अपॉन बटा n की जगह क्या लिख सकते हैं, Ma लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो n है, ये छोटा वाला n, इसको मैंने नीचे ले आया भाग में, तो जो m बटा n हुआ उसकी जगह मैंने लिख दिया स्मॉल ma। या फिर आप इसको वैसे भी लिख सकते हो कि भाई मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, या फिर आप इसको m है उसकी जगह लिख दिया n इंटू ma और n से n काट दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3RT बाय ma, 3RT बाय ma। तो दूसरा जो फॉर्मूला और निकल गया वो आया 3RT बाय ma, जहां पर ये क्या था m, ये तो था गैस का कुल द्रव्यमान, ma गैस के एक मोल का द्रव्यमान, ma गैस के एक मोल का द्रव्यमान। सारे पॉइंट्स मैंने, m गैस का कुल द्रव्यमान है, ये एक मोल का द्रव्यमान, सारे पॉइंट मतलब मैं आपके कर रहा हूं क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी टीचर क्या करते हैं हमेशा गैसों का जब अनुकूलित सिद्धांत पढ़ाते हैं तो ये वाला डायरेक्शन करते हैं ना, बच्चों को पता ही नहीं लगता सर कौन सा m है, कौन सर जो m लिखा है वो किसका है, मोलर है या पूरी गैस का है कि क्या है, कुछ ही पता नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऐसे ही डायरेक्शन हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो है एक मोल का द्रव्यमान, ये क्या है, एक मोल का द्रव्यमान। अब एक मोल के अंदर भी क्या होते हैं 6.023 इंटू 1023 क्या होते हैं, अणु होते हैं। एक मोल के अंदर भी 6.023 इंटू 1023 क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो मैंने माना कि यदि एक अणु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो स्मॉल m क्या होगा, तो जो एक मोल का द्रव्यमान हुआ, एक मोल का ma बराबर होगा एक अणु का द्रव्यमान इंटू नंबर ऑफ मोल, सॉरी इंटू नंबर ऑफ अणु। तो एक मोल में कितने होते हैं अणु, Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 1023, 6.023 इंटू 1023, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इस Ma की जगह लिख दिया m इंटू Na, m इंटू Na। अब देखो एक चीज होती है यहां पर
ये आ गया 3RT बटा स्मॉल m Na, 3RT बटा स्मॉल m Na आ गया। अब यहां पर मैं देखो ये R बटा Na, इस R बटा Na को मैंने लिखा K क्या होता है? बोल्ट्जमान नियतांक। R क्या होता है? गैस नियतांक। यदि गैस नियतांक में आप अवोगाद्रो संख्या का भाग दो, गैस नियतांक बटा अवोगाद्रो संख्या, तो यानी कि R बटा Na, ठीक है, उसका भाग दो तो वो आता है K को बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक, और बोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है 1.3 इंटू 10 की घात -23। ये कितना है? -23 है जूल पर केल्विन, 10 की घात -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। और Na क्या होता है? फिक्स मान होता है। ये क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या होती है, इसका फिक्स मान होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। R होता है गैस नियतांक, जिसका मान यहाँ पर क्या लोगे आप? 25/3 लोगे, या फिर 8.314 लोगे, या फिर आप क्या लोगे? या फिर आप लोगे 8.314, ठीक है। यहाँ पर आपको मान आपको यही लेना है, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? द्रव्यमान, ये तापमान और ये सारी चीजें किस फॉर्म में आ रही है आपके, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर R का मान 25/3 ही लेना है, 8.314। वैसे मैंने चीजें आपको समझा भी रखे कि R का मान कब क्या लेना है, ताकि जो गैसों का अणुगति सिद्धांत वाला सवाल सॉल्व करो तो वहां पर आपको R का मोस्टली मान क्या है? 25/3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि चीजें आपके किस फॉर्म में आएगी? जूल की फॉर्म में वगैरह, इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब देखो यहां से ये सारे फॉर्मूला आप देखोगे ना, सारे फॉर्मूले, तो सारे फॉर्मूलों के अंदर दो बातें सामने आ रही है। VRMS समानुपाती होता है √T, ये फॉर्मूला देख लो। 3 क्या है? नियतांक है, N नियतांक है, R नियतांक है, √T और नीचे द्रव्यमान। यहां पर भी 3R, ये भी नियतांक, ठीक है, √T अपन M है, यहां पर भी √T अपन M। तो यानी कि सभी केसों में VRMS होता है वो जो ताप टेम्परेचर होता है उसके वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो जो गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग VRMS या रूट मीन स्क्वायर वेग उसके ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। बात क्लियर? खोपड़ी में बात को सेट कर लेना, ठीक है। दूसरा बात, उनका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान के तो वर्गमूल के समानुपाती और द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब यदि द्रव्यमान कोई सा भी ले सकते हो, यदि m है, यदि गैस का टोटल द्रव्यमान है तो भी ये बात होगी, ठीक है। एक मोल का द्रव्यमान तो भी ये बात होगी, और एक अणु का द्रव्यमान है तो भी ये बात होगी, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा सा ये तो मालूम पड़ गया भाई, एक है अणु 6.023 इंटू 10 की घात 23, जब अणु मिलते हैं तब बनता है एक मोल, और बहुत सारे मोल मिलके बनते हैं पूरी गैस, ठीक है। चलो, तो यहां पर VRMS समानुपाती होता है √3। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट ये तो कभी भूलना ही नहीं है, ये तो कभी भूलना ही नहीं है कि आपका जो V है, V वो हमेशा ऐसे T/m होगा, T/√m होगा, T/√m, इस हिसाब से होगा, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। चलो, यहां तक बात आ गई समझ में? अब देखो, चूंकि दूसरी बात होती है VRMS क्या होता है? 3 इंटू दाब बटा डेंसिटी, 3 इंटू दाब बटा डेंसिटी। अब इस डेंसिटी है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? m/v लिख दिया, तो मैंने लिख दिया m और v चला गया ऊपर। अब मैंने रूट को निकाल दिया, तो मैंने कर दिया स्क्वायर, ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। तो यहां पर रहेगा साइड में रहेगा PV, 1/3, 3 भाग में चला जाएगा, तो 1/3 m VRMS का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा लास्ट में। हाँ, PV इक्वल टू 1/3, P क्या है? गैस का दाब, V पात्र का आयतन, ठीक है। P गैस का दाब है, V जो है पात्र उसका आयतन है, 1/3, M क्या है? गैस का द्रव्यमान, पूरी गैस का द्रव्यमान है, ठीक है, कैपिटल M। और VRMS क्या है? इसका वर्ग माध्य मूल वेग है। VRMS क्या है? इसका वर्ग माध्य मूल वेग है, और इसको बोलते हैं
गैस का अणुगति समीकरण, इसको अपन गैस का अणुगति समीकरण भी बोल सकते हैं। देखो गैस का कुल द्रव्यमान क्या होता है, कुल अणु इंटू एक अणु का द्रव्यमान, कुल अणु इंटू एक अणु का द्रव्यमान। अब देखो मान लिया कि मैंने कि कुल जो अणु है वो कितने हैं, एन है। अब ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो एन है वो मोल नहीं है, ये कुल अणु है, कुल अणु है, ठीक है। ये थोड़ा लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर इस सिंबल को अपन दूसरा भी नाम दे सकते हैं, इसको दूसरा भी नाम दे दे क्या, चलो इसको, क्योंकि मोस्टली क्योंकि किसी भी नंबर के लिए एन लिखना ठीक रहता है, लेकिन चलो इसको मैं ये लिख देता हूं, कैपिटल एम नाम देता हूं, ताकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो पी 1/3 एन एम वी आर एम एस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं अणुगति समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अणुगति समीकरण। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई जो वी आर एम एस होगा, वी आर एम एस हमेशा समानुपाती होगा रूट ऑफ टी और व्युत्क्रम क्रम में होगा रूट ऑफ एम। बस ये सारे सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, गैस की गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। मैंने कहा कि जो गैस की ऊर्जा होती है वो गैस की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके, ताप के सीधे समानुपाती होती है। ताप दुगुना करोगे गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी, ताप 3 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा भी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर। दूसरा एक पॉइंट और, 3 टाइप के वेग होते हैं गैसों के, वी आर एम एस, वी एवरेज और वी एमपी। तो ये एक सीक्वेंस होता है, जो सबसे ज्यादा कौन होता है, वी आर एम एस, उससे कम वी एवरेज और उससे कम वी एमपी। हालांकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, इसको देखने का काम नहीं है अपने, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है इतनी। वी आर एम एस बड़ा होगा वी एवरेज से और वी एमपी, तो सबसे बड़ा वी आर एम एस, उससे छोटा वी एवरेज, उससे छोटा वी एमपी। अब आपको एक काम की बात बताता हूं, ठीक है, बिल्कुल ढंग से सोच, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ध्यान रखना। अब की बार आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस गैस वाले का, जो गैस वाली है यूनिट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो ये समझ लो कि ये जो अणुगति वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अब की बार सवाल 1-2 पक्के बनेंगे। क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही सवाल बना है, ठीक है, लेकिन अब की बार इससे सवाल 1-2 पक्के बनेंगे, पक्के, खोपड़ी में बिठा लेना, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया उतना काफी है। अब देखते हैं आगे की सवाल इसके कैसे सॉल्व करने। तो सवाल अपन लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, सवाल भी सिंपल से सवाल है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यदि टी ताप पर हाइड्रोजन जो है अणुओं का वी आर एम एस वेग वी नॉट है, तो उसी ताप पर O2 का वी आर एम एस वेग ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो आपको ध्यान है कि अब जो तुलना है आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तो आपको पता है वी आर एम एस होता है समानुपात में रूट ऑफ टी बटा द्रव्यमान। अब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान आप कोई भी ले सकते हो, एक अणु का ले लो या फिर मोलर द्रव्यमान ले लो, ठीक है, या फिर जिस भी हिसाब से, तो बटा एम, ठीक है, बटा एम। ये जो कुल गैस का तो आपको द्रव्यमान ध्यान है ही नहीं, तो कैपिटल एम तो आप ले नहीं सकते, कैपिटल एम तो आप ले नहीं सकते, ठीक है। आप इनके 1 मोल का जो द्रव्यमान वो ले सकते हो, मोलर द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो यदि टी ताप पर हाइड्रोजन अणुओं का वीआरएमएस वेग वी नॉट है, तो उसी ताप पर, ताप वही है, ताप समान है यहाँ पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ताप भी समान है। यहां से जो मामला है, चूंकि ताप समान है, चूंकि ताप समान है, चूंकि ताप समान है, तो ताप समान है, तो वी आर एम एस यहां से क्या हो जाएगा, वी आर एम एस हो जाएगा 1/रूट ऑफ एम ए, 1/रूट ऑफ एम ए। तो साफ बात है, आपको वी
O2 तो V RMS O2 बटा VRMS H2, तो यहां से ये हो जाएगा रूट ऑफ MA किसका, H2 का, और MA इसका O2 का। तो MA जो H2 है उसका कितना हो जाएगा 2, और जो O2 है इसका कितना हो जाएगा 32, 2/32 कितना 16, यानी कि 1/4। तो आपको VRMS जो H2 हो कितना दिया हुआ, V0 दिया हुआ है, तो साफ बात है VRMS O2 जो निकल के आएगा, VRMS O2 निकल के आएगा कितना आ जाएगा V0/4, V0/4। बात क्लियर, ठीक है। चलो ये वाली बात हो जाएगी। VRMS O2 कितना निकल के आएगा V0/4, VRMS O2 V0/4। तो बस ये निकालना है, O2 का VRMS वेग ज्ञात करो, तो V0/4, यानी कि इसका V0 है तो सेम ताप पर O2 का कितना होगा V0/4। यदि 800 केल्विन ताप पर ही हीलियम का VRMS वेग, यदि 800 केल्विन ताप पर ही हीलियम का VRMS वेग 800 मीटर पर सेकंड है, तो कितने ताप पर O2 का VRMS वेग उतना ही होगा। तो आपको पता है मामला किसका हो रहा है, ठीक है। यहां पर ताप भी चेंज हो रहा है, और एक साइड हीलियम है एक साइड O2 है, तो जो द्रव्यमान वो भी चेंज होगा। यहां से आपको सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान पड़ ही गया होगा कि भाई VRMS है। अब अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि VRMS है वही है T/M, वही बात है, ठीक है। ये वही, मैं भी अब बार बार वो नहीं लिखूंगा MA, ठीक है, MA नहीं लिखूंगा, अब मैंने यहाँ पर M ही लिख दिया, लेकिन बात वही आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि इनका अपने को क्या निकालना है, परमाणु भार निकालना है, ठीक है, सॉरी उसका जो द्रव्यमान है 1 मोल का वो निकालना है, और उसके हिसाब से इसको फॉर्मूले में रखना है। तो अब देखो VRMS O2 बाय VRMS हीलियम, इनकी यदि तुलना की जाए तो ये हो जाएगा, T के क्या है समानुपात में है, तो T है वो किसका O2 का, और T किसका हीलियम का, इनटू मास M किसका हीलियम का, और M है O2 का, ठीक है। ये वाली बस 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 ये हो जाएगा। यहां पर आपको इनको सभी के मान रखने हैं, मान पुट करने हैं, ठीक है। VRMS बाय VRMS O2 और हीलियम, देखो रूट ऑफ TO2, तो कितने ताप पर O2 अणुओं का VRMS वेग उतना ही होगा, तो वो ताप अपने को निकालना है। TO2 जो हीलियम है THE वो दिया हुआ है 800 केल्विन। ध्यान रखना हमेशा मान किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में बदलना है, ध्यान रखना। सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो उसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। जो हीलियम है उसका कितना होगा, जो द्रव्यमान वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और O2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, O2 का कितना हो जाएगा 32। अब देखो यदि 800 केल्विन ताप है, हीलियम का VRMS वेग 800 मीटर पर सेकंड है, तो कितने ताप पर O2 अणुओं का VRMS वेग उतना ही होगा। कहने का मतलब ये कि ये दोनों किस ताप पर ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ये कि ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब देखो यहां से आपको निकालना है TO2, ठीक है। तो ये 4 से पहले आप काट दो इसको, 832 तो रूट ऑफ 8 हो जाएगा इस साइड, यहां से निकल के आ जाएगा रूट ऑफ TO2
रूट ऑफ TO2 बटा ये हो जाएगा, सामने हो जाएगा आपके रूट ऑफ 8 इंटू 800। यहाँ से जो TO2 है वो निकल के कितना आ जाएगा, 6600। दोनों साइड आप कर दोगे वर्गमूल तो 6600 केल्विन, 6400 6400 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6600 केल्विन। बात क्लियर। चलिए, तो ये भी सवाल सिंपल था, इसमें भी कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा बड़े बड़े लिख दिए मैंने। अब चलो, 270 केल्विन तथा 30 केल्विन तापों पर किसी आदर्श गैस के वर्ग माध्य मूल वेगों का क्या अनुपात होगा। सिंपल सी बात है, दो गैस है जिनके ताप क्या है 270 केल्विन तथा 30 केल्विन तापों पर किसी आदर्श गैस के, या फिर हाँ सॉरी गैस एक ही है लेकिन दो तापों पर, तो मतलब वी आर एम एस आपको पता है समानुपात में होता है रूट ऑफ टी, तो अतः वी आर एम एस 8 270 जो केल्विन है वो जाएगा रूट ऑफ बट्टा अपन भाग कर देंगे वी आर एम एस, कैसे के जो नियतांक आएगा वो तो हो जाएगा कैंसल, वी आर एम एस 8 30 केल्विन, ये तो वही हो जाएगा रूट ऑफ 270 बाय रूट ऑफ 30, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल, रूट ऑफ 9 यानी कि 3, तो यानी कि जो 30 केल्विन पर जो उसका वी आर एम एस होगा उसका 270 केल्विन पे जो होगा वो उसका 3 गुना होगा। कहना मतलब ये हुआ, ताप कितना हुआ 9 गुना, लेकिन वी आर एम एस कितना हो गया 3 गुना। कहना मतलब ये हुआ, तो जो अनुपात है वो क्या होगा, जो रेशियो है जो आपके एवरेज निकल के आएगा वो क्या होगा, अनुपात होगा आपके 3:1। 270 केल्विन सेम गैस, उसी गैस का 270 केल्विन और 30 केल्विन जो ताप है उस पर जो अनुपात होगा वो क्या होगा 3:1। किसका, वी आर एम एस का अनुपात 3:1। अब आखिरी सवाल, किसी ताप पर हीलियम के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग सामान्य ताप व दाब पर हाइड्रोजन के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा। ये कह रहा है कि किस ताप पर हीलियम के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग सामान्य ताप व दाब पर हाइड्रोजन के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा। ठीक है, तो किस कंडीशन में इन दोनों के वर्ग माध्य मूल वेग बराबर होंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, अब वही चीजें वही है, बस एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला नहीं आ रहा, फॉर्मूला आपको पता ही है, वी आर एम एस ठीक है, बस यही फॉर्मूला काम में लेना है। तो देखो यहां से देखो, जैसे कि भाई इसको आप लिखोगे तो अपन मान लेते हैं कि जो समानुपात में आ जाएगा वो कुछ भी मान लो, जो भी चीज होगी के टी बाय एम। तो यदि आप लिखोगे कि वी आर एम एस किसका है, हीलियम, तो इसके लिए लिखोगे तो
किसी ताप पर हीलियम के अणुओं का वर्ग माध्यबुल वेग सामान्य ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं के वर्ग माध्यबुल वेग के बराबर होगा। तो यानी कि जो हीलियम वाला ताप है वो आपको निकालना है, और इसका जो हीलियम का एम है वो कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार वीआरएमएस, ठीक है, के। और अब देखो यहां पर सबसे मेन बात, इसने क्या कहा कि किस ताप पर, सॉरी पहले तो ये क्या सवाल यही कंफ्यूजन कर रहा है, किस ताप पर, किस ताप पर हीलियम के अणुओं का वर्ग माध्यबुल वेग सामान्य ताप व दाब पर। देखो सामान्य ताप कितना होता है, सामान्य ताप होता है, हमेशा सामान्य ताप की बात करूं 273 केल्विन होता है। सामान्य ताप क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सामान्य ताप हमेशा होता है 273 केल्विन, मतलब अगर पॉइंट में लो तो 273.15 केल्विन, ठीक है। सामान्य ताप इतना होता है। तो सामान्य ताप पर जो हाइड्रोजन H2, तो उसके लिए लिखोगे तो आप 273, क्योंकि उसका सामान्य ताप कितना 273, और जो हाइड्रोजन है इसका कितना हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा, इसके हाइड्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्यबुल वेग बराबर होगा 2। तो अब आपको इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो अतः क्या हो जाएगा कि √T/4 पर के 273/2। आपस में कैसे के कैंसिल वगैरह सब कुछ चीजें हो जाएगी कैंसिल, तो ये हो जाएगा T बराबर 2 हो जाएगा 2 × 273 यानी कि T बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 का 400 और 75 का 150, 550, उसमें से 4 कर दो माइनस, तो 546 केल्विन, T = 546 केल्विन, ठीक है। तो अब देखो इसमें वही था, लॉजिक यही था कि इसने किस ताप पर हीलियम के अणुओं का वर्ग माध्यबुल वेग सामान्य ताप मतलब 273 केल्विन पर हाइड्रोजन के अणुओं के वर्ग माध्यबुल वेग के बराबर होगा। तो सामान्य ताप और सामान्य दाब आपको बहुत पता होने से मैंने लिखवाया था जब STP वाला, ठीक है। तो बस सामान्य ताप क्या होता है, हमेशा 273 डिग्री केल्विन। तो यहां से आ जाएगा T = 546 केल्विन, यानी कि जो वीआरएमएस वेग जो हाइड्रोजन के अणु है उनका जो 273 पे होगा, वो सेम टू सेम जो हीलियम के अणु है उनका 546 पे होगा, 546 केल्विन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहीं पर ये क्लास समाप्त होती है, और इस क्लास के साथ साथ ये अपना चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अब तक जो सवाल पूछे गए उनको अपन सॉल्व करेंगे, जो भी अब तक 2016 से लगाकर 2022 तक जो भी सवाल पूछे गए उन सभी का अपन सॉल्यूशन करेंगे। दूसरी बात, अपने 3 यूनिट पूरी हो चुकी है, केमिस्ट्री की 3 यूनिट पूरी हो चुकी है। इस महीने के, ये महीना पूरा होने से पहले आपके 2 और यूनिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये महीना पूरा हो उससे पहले 2 और यूनिट पूरी हो जाएगी। कौन कौन सी, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, ठीक है। तो इस महीने के पूरा होने से पहले आपके टोटल 5 यूनिट जो ऐसे पूरी हो जाएगी। बाकी 2 यूनिट मैंने पहले की भी वो और की अपने हिसाब से देखो तो 2 यूनिट, हालांकि मैं उनको पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले की भी अपने हो रखी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इस महीने के एंड तक अपने 7 यूनिट पूरी हो जाएगी। उस हिसाब से देखो तो अपने महीने के एंड तक 7 यूनिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि जो अपनी जो नया वाला जो बैच स्टार्ट हुआ उसके हिसाब से ये 5 यूनिट पूरी होगी इस महीने के एंड तक। अब ये 3 यूनिट अपने पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे मेन बात है कि देखो आपको है ना, टाइम आपके पास है, आपको सही सोच समझ की चीजें करनी है। जो मैंने पढ़ाया बस उसी चीज को बार बार देखो, न्यूमेरिकल से उनको समझो, और उनसे संबंधित जो सवाल है कहीं पर भी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है या फिर कहीं पर भी आपके पास कोई दूसरी गाइड है या फिर एररलेस है या फिर एमटीएस फिंगरप्रिंट है, कुछ भी है, इनसे संबंधित सवाल आप सॉल्व करो,
ठीक है। और सवाल आपको इसी टाइप के मिलेंगे सामने, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जिस हिसाब के सवाल आपके सामने पिक करके लाता हूँ ना, एग्जाम में भी आपको उसी टाइप के सवाल लगभग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जो मैंने बताया है पढ़ाया उस हिसाब से आपको पढ़ना है। बात क्लियर। बाकी सिलेबस भी होगा टाइम पे, सब कुछ होगा, उसकी टेंशन आप मतलब, वो टेंशन मेरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करेंगे 2016 से 2022 तक पूछे गए इसके सवाल।